हेलो क्लास 9। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जो कि हमारा नया एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन का चैप्टर नंबर 2 है। तो इस वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। इसके बाद आपका लेक्चर नंबर 2 और 3 भी आएगा। तो इसमें देखिए हम लोग हमारा जो ये चैप्टर है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, अब नए एनसीईआरटी में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है पहले एक बार वो चीज़ को देख लेते हैं। आप भी इसको बाद में स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा नया सिलेबस में आया है, यानी कि जो नया एनसीईआरटी आया है उसमें हमारा कौन कौन सा टॉपिक है ये इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। सेकंड मतलब कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, लिविंग सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, डेड सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें स्टार्टिंग में पढ़ना है। उसके बाद हमें प्लांट एंड एनिमल सेल का एक टॉपिक है, इसके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है। ये हमारा टॉपिक्स है, यानी इस चैप्टर के अंदर ये सारे चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। और इसको देखने के बाद हम लोग एकदम स्टार्टिंग से यानी डिस्कवरी ऑफ सेल से इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद आपको देखिए क्या पढ़ना है, सेल एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, सेल का फंक्शन क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको वैक्यूल के बारे में पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सेल वॉल के बारे में पढ़ना है। तो इतना आपका टॉपिक इससे रिलेटेड है। उसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको सेलुलर डिवीजन एंड कैंसर के बारे में भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद रिसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए इन सभी टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल से, और धीरे धीरे करके हम लोग ये पूरा टॉपिक को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इजी मतलब कि एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देंगे, ताकि आपका एग्जाम में इससे क्वेश्चन एक भी ना छूटे। और पूरा साइंस इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा, साथ में सोशल साइंस और इंग्लिश को भी इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस, वो भी डिटेल में, ये नहीं कि फ्री जैसा, एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये सेल हमारा क्या होता है। सेल के बारे में हमको पढ़ना है, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारा नया बुक एक्सप्लोरेशन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये सेल क्या होता है। तो देखिए सेल क्या होता है, तो सेल क्या होता है, इट इज, सबसे पहले डिफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि देखिए सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन डिफिनेशन को सुनकर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि एकदम बहुत ही साधारण एग्जाम्पल हम लेंगे। तो देखिए जैसा कि आपका जो हाउस होता है, घर होता है, वो ब्रिक से बना होता है। यानी कि जो आपका घर है किस चीज़ से बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है। ब्रिक जुड़ जुड़ कर क्या बनाता है, आपका पूरा घर को तैयार करता है। तो देखिए उसी तरह जो हमारा बॉडी है वो किस चीज़ से बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। यानी जो आपका पूरा बॉडी है वो किसके जुड़ने से बना हुआ है, सेल के जुड़ने से बना हुआ है। यानी कि आप अपने हाथ को ही देखेंगे तो वहाँ पर भी आपका सेल है, लेकिन सेल का साइज इतना छोटा होता है कि आप उसको नेक्ड आइज यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। यानी कि सिंपल आप समझिए सेल क्या है। तो जैसा हमारा घर ईंटों से बना होता है, ब्रिक से बना होता है, यानी कि ब्रिक जुड़ जुड़ कर जैसे हमारा पूरा घर को तैयार कर देता है, उसी तरह जो हमारा सेल है हमारा बॉडी को तैयार करता है। यानी हमारा बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। मतलब कि ट्रिलियंस बहुत सारे सेल से हमारा बॉडी बना हुआ है। अब जैसे कि आप जानते होंगे कि सेल हमारा जुड़कर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। टिश्यू हमारा जुड़कर क्या बनाता है, ऑर्गेन बनाता है। और ऑर्गेन हमारा जुड़कर ऑर्गेन सिस्टम बनाता है, और लास्ट में पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। यानी जो सबसे छोटा यूनिट हमारा क्या है, सेल ही तो है, जिससे हमारा जुड़ जुड़ कर सारा चीज़ बना हुआ है। ऑर्गेन बना हुआ है जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया। ऑर्गेन सिस्टम बना हुआ है जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। और पूरा ऑर्गेनिज्म ही हमारा किस चीज़ से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। अब बात आता है इसका डिफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि सेल क्या है, वो मतलब कि सबसे छोटा चीज़ जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है
उसे हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। अब देखिए इसका डेफिनेशन को समझते हैं। तो इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात आता है कि इसको हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि स्ट्रक्चरल क्यों कहा जाता है, सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है। तो इसको इसलिए कहा जाता है कि देखिए जैसा कि आपका जो ब्रिक होता है वो डिसाइड करता है कि जो हमारा बिल्डिंग बनेगा उसका शेप कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसी तरह से तो जो हमारा सेल है वही तो डिसाइड करता है कि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा बॉडी का शेप कैसा होगा। इसलिए इसको हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, क्योंकि जो सेल ही है हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब देखिए इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। अब देखिए जितना भी फंक्शन है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन मतलब कि खाना का पचना हो गया, सारा कुछ कहाँ होता है, तो सारा कुछ हमारा सेल के अंदर ही होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा फंक्शनल यूनिट है। मतलब कि जितना भी लाइफ प्रोसेस है इस धरती पर, हमारे लाइफ को बनाए रखने के लिए जो जो प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर चलता रहता है वो किसके अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। यानी कि अगर सेल ही रहेगा तो उसके अंदर जब वो सारे प्रोसेस होंगे तभी हम लोग जिंदा रहेंगे। यानी कि अगर हमें जिंदा रहना है तो सेल को फंक्शन करना जरूरी है, इसलिए इसको हम लोग फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सेल को स्ट्रक्चरल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। फंक्शनल क्यों कहते हैं, क्योंकि जितना भी लाइफ प्रोसेस हमारे अंदर होता है जो कि हमें जिंदा रखता है वो किसके अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर दो चीज़ होता है, एक हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और एक होता है क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनि का मतलब ही क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक, और सेलुलर का मतलब सेल। यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बना हुआ होगा उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एक बार डिफिनेशन को भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको एट लास्ट आपको एग्जाम में तो लिखना आना चाहिए। तो इसको देखिए क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिजम्स कंजिस्ट ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आप देख रहे होंगे, तो ये हमारा अमीबा का डायग्राम है। अमीबा आप सुने होंगे कि अमीबा एक होता है हमारा ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बना होता है। वैसे ही एक नाम होता है पैरामीशियम, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कितना सेल से बना होता है, एक सेल से बना होता है। तो एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप याद रखिएगा कि यूनिसेलुलर में हमारा कौन आ जाता है, अमीबा आ जाता है। अब आता है मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, और सेलुलर का मतलब सेल। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कह देंगे। तो देखिए इसका डिफिनेशन हम लोग क्या कहेंगे, तो ऑर्गेनिजम्स कंजिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कलेक्शन ऑफ सेल से बने होते हैं, यानी एक सेल से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, 2 सेल, 2000 सेल, 2 मिलियन सेल, तो उन्हें हम कौन सा ऑर्गेनिज्म कह देंगे, तो उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जैसे कि देखिए प्लांट्स हमारा हो गया, क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत सारे सेल से बना होता है। हमारा एनिमल हो गया, हम लोग खुद हो गए, हम लोग एक सेल से थोड़ी ही बने हुए हैं, हम लोग बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, इसलिए हम लोग भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इस स्लाइड में आपका सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। फंक्शनल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे जो इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है उसको हमारा कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, इसलिए इसको हम लोग फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो कि एक सेल से बना होता है, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह देते हैं, यूनिसेलुलर कह देते हैं। मल्टी सेलुलर कौन होते हैं, जो कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सभी लोग कौन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर इस स्लाइड में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। एक बार देखिए एग्जाम में आपका यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए आता है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर के बीच में हम लोग एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए यूनि का मतलब मैंने क्या बताया था, एक, और सेल का मतलब सेल, यानी एक सेल से बने ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो देखिए लिखा भी गया है, मेड अप ऑफ
वन सिंगल सेल, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं। वहीं मल्टी सेलुलर में क्या लिखेंगे, मेड अप ऑफ मेनी सेल, यानी ये हमारा क्या होता है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। अब देखिए वन सेल, यूनिसेलुलर में वन सेल परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस। अब देखिए यूनिसेलुलर में अगर एक ही सेल है तो जितना भी लाइफ प्रोसेस है, यानी उस सेल को जिंदा रहने के लिए प्रोसेस चाहिए, वो कहाँ होगा, उसी सेल के अंदर होगा। एक सेल ही है तो उसी के अंदर सारा प्रोसेस हो जाएगा, यानी डाइजेशन भी, एक्सक्रीशन भी, रेस्पिरेशन भी, सब कहाँ हो जाएगा, इसी सेल के अंदर हो जाएगा। यानी जितना भी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए प्रोसेस होता है वो कहाँ होगा, एक सेल के अंदर ही होगा। यानी अमीबा को जिंदा रहने के लिए जितना भी प्रोसेस का जरूरी होता है वो किसके अंदर होगा, तो एक ही सेल के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कितना सेल होता है, एक ही सेल होता है। यानी अमीबा और पैरामीशियम हमारा एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, इसमें बहुत सारा सेल नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो देखिए डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी कि यहाँ पर अलग अलग फंक्शन करने के लिए हमारे पास अलग अलग सेल होता है। जैसे कि जो हमारे पेट के अंदर सेल होगा वो डाइजेशन में मदद करेगा। जैसे कि हमारे अंदर हमारा अंदर माउथ में जो सेल होगा वो हमारा क्या करेगा, सेलिवा सिक्रीट, मतलब वो भी हमारा डाइजेशन में मदद करेगा। उसी तरह जो हमारा नर्वस सिस्टम में सेल होगा, नर्व सेल होगा, वो हमारा अलग फंक्शन करेगा। यानी हर अलग अलग फंक्शन करने के लिए हमारे पास अलग अलग सेल होता है। किसके पास, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें एक सेल के अंदर ही सारा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी हर सेल, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करेगा। यानी जो हमारा पेट में सेल है वो डाइजेशन करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो सेल प्रेजेंट है वो एक्सक्रीशन में, यानी वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करेगा। यानी कि हर सेल अलग अलग काम करेगा, कहाँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तीसरा पॉइंट क्या होता है, यूजुअली स्मॉल एंड सिंपल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम छोटा होते हैं, स्मॉल होते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं, क्योंकि एक ही सेल है तो क्या रहेंगे, कॉम्प्लेक्स तो नहीं रहेंगे, बहुत ही साधारण रहेंगे। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं यूजुअली लार्ज होते हैं और मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। जैसे कि हम लोग खुद देख लीजिए, प्लांट को देख लीजिए, क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं या फिर से लार्ज होते हैं, तो इसका जवाब है लार्ज होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं। और हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, तो हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखिए डाइजेशन के लिए अलग है, खाना को पचाने के लिए अलग सिस्टम है, वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए अलग सिस्टम है। उसी तरह एनिमल्स और प्लांट्स आप याद रखेंगे कौन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा नोट्स का। तो चलिए यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस। और ये आपका 3 मार्क्स में यूजुअली पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लिखिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल गया होगा। अब हम लोग आइए देखते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेल। हमारे पास सेल को पढ़ने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा सेल इतना स्मॉल होता है कि उसको हम लोग नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, यानी कि सिर्फ आँख से हम लोग सेल को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सेल बहुत ही छोटा होता है। तो उसको देखने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि सेल आर टू स्मॉल टू सीन विथ नेक्ड आइज, यानी सेल इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग अपने नेक्ड आइज से, मतलब कि सिर्फ आँख से देख नहीं सकते हैं। तो उसको किस चीज़ की मदद से देखते हैं, माइक्रोस्कोप के मदद से देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, देखिए तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि छोटा चीज़, जैसे कि छोटा चीज़ है, इसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये हमें बड़ा दिखाई देगा। यानी कि छोटा चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, कि हमारा सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ था। तो सबसे पहले जो सेल का डिस्कवरी किए थे उनका नाम क्या है, आप याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले क्या किया था, सेल का डिस्कवरी किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक। और कब किया था पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 1665 में। अब बात आता है कि सेल का डिस्कवरी आखिर हुआ कैसे था।
तो देखिए सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हिम, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि सेल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। अब कैसे हुआ था, तो देखिए ही एब्जॉर्ब द सेल इन कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने क्या किया था, जो पेड़ होता है, जैसे कि हमारा पेड़ होता है और पेड़ का ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पर से कुछ काट कर निकाले थे, उसको क्या कह दिए, बार्क होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं, ठीक, कॉर्क कहते हैं। तो यहाँ से उसको उन्होंने काट कर निकाला, यानी कि देखिए पेड़ जो होता है, प्लांट जो होता है वो ऐसे हमारा होता है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो जो ये वाला होता है पोर्शन, यहाँ से जो कुछ काट कर निकालते हैं तो इसको हम लोग कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क को निकाल कर जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, यानी कि जिस उस समय जो इस तरह का माइक्रोस्कोप चलता था, उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने जब उस कॉर्क को देखा तो उसमें कुछ इस तरह से छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए, डब्बे दिखाई दिए। अब ये डब्बा था, तो उस समय के जो मॉन्क्स होते थे, जो मतलब कि बुद्धिज्म के पुजारी होते हैं, जो बौद्ध धर्म को पूजा करते हैं, और उनके पुजारी को हम लोग मॉन्क्स कहते हैं। तो उन मॉन्क्स का जो कमरा होता था, रूम होता था, कुछ इसी के तरह होता था, यानी कि डब्बे डब्बे की तरह होता था, और वो उन्हें क्या कहते थे, सेल कहते थे। तो जब रॉबर्ट हुक को ये स्ट्रक्चर मॉन्क की तरह दिखाई दिया, प्लांट में जो प्लांट का कॉर्क था उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखें तो उनको एक डिब्बा दिखाई दिया, और वो डिब्बा किसकी तरह दिख रहा था, तो जो मॉन्क्स के कमरे होते थे, जो मॉन्क्स के रूम होते थे उनकी तरह दिखाई दिया, और उन मॉन्क्स के जो रूम होते थे उनको सेल कहा जाता था। तो वहीं से इन्होंने क्या कह दिया, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया प्लांट के कॉर्क के अंदर, उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया, सेल रख दिया। क्योंकि पहले बुद्ध धर्म के जो पुजारी होते थे, मॉन्क्स होते हैं, उनके जो कमरे होते हैं उनको सेल कहा जाता था, और जो प्लांट के अंदर उन्होंने देखा स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप से, तो उन्हें उस कमरे की तरह दिखाई दिया, इसलिए उसका नाम ये क्या रख दिए, सेल रख दिए। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवरी किया था वो हमारा डेड सेल था। क्या सेल था, डेड सेल था, यानी लिविंग नहीं था। जो हमारा सेल था कैसा था, डेड था। तो पूछा जाए कि डेड सेल का डिस्कवरी किसने किया, तो आप क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था, तो 1665 में। या फिर से आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो आप क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था, 1665 में। और जो सेल इन्होंने डिस्कवर किया था कैसा सेल था, हमारा डेड सेल था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब लिविंग सेल यानी कि जिंदा सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो देखिए एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, यहाँ बुक नहीं हुक होगा, HOO के हुक, ल्यूवेनहुक, जिनको हम लोग पूरा नाम इनका एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक है, शॉर्ट में हम इन्हें ल्यूवेनहुक भी कहते हैं। इन्होंने 1674 में 1674 में लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। तो इन्होंने कैसे किया था, तो देखिए जो रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था उनका पावर कम था, तो इन्होंने उस तरह के माइक्रोस्कोप को और इम्प्रूव किया, मतलब और अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया, और उसको उन्होंने कहाँ देखा, पॉन्ड वाटर के अंदर देखा, जो तालाब का पानी होता है उसमें देखा। तो उनको उसमें क्या दिखाई दिया, लिविंग सेल दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, लिविंग सेल दिखाई दिया। यानी कि लिविंग सेल का डिस्कवरी आपसे पूछा जाए कहाँ हुआ है, तो पॉन्ड वाटर में हुआ है। और किसने किया था, तो ल्यूवेनहुक ने किया था। और कब किया था, तो 1674 में किया था। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले बार सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में किया था। जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था वो लिविंग था या डेड था, तो आप याद रखिएगा वो डेड सेल था। अब पूछा जाएगा कि लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो आप याद रखिएगा ल्यूवेनहुक ने किया था। कब किया था, तो 1674 में किया था। कहाँ से हुआ था, तो पॉन्ड वाटर में हुआ था। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अब देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन, यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियस होता है, देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि डिसाइड करता है कि सेल के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो देखिए न्यूक्लियस को आप इस तरह समझिए, आपके घर में क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके घर में क्या खाना बनेगा, आप बाहर घूमने जाएंगे नहीं जाएंगे, कौन डिसाइड करता है, आपके पापा डिसाइड करते हैं। उसी तरह सेल के अंदर क्या होगा कौन डिसाइड करता है, तो न्यूक्लियस डिसाइड करता है। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी
कहते हैं। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था न्यूक्लियस का डिस्कवरी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और कब किया था? तो 1831 में किया था। अब न्यूक्लियस के बारे में पूरा अच्छे तरह से पढ़ने वाले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अब एक चीज़ और आता है सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी किसने दिया था। सेल थ्योरी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो सेल थ्योरी के अंदर मतलब कि सेल के बारे में डिटेल्स को बताया गया है एक थ्योरी के माध्यम से, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? सेल थ्योरी कह देते हैं। अब सेल थ्योरी किसने दिया था यह पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? स्क्लेडन एंड स्वान ने, ये दोनों मिलकर क्या चीज़ दिया था? सेल थ्योरी दिया था। अब सेल थ्योरी के अंदर क्या लिखा हुआ था? उसमें बताया गया था कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल थ्योरी में क्या बताया गया था, अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? कि इसमें बताया गया था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल है वो किस चीज़ से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। यही चीज़ कहाँ बताया गया था? सेल थ्योरी के अंदर बताया गया था। अब सेल थ्योरी किसने दिया था पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? स्क्लेडन एंड स्वान, ये दोनों साइंटिस्ट हैं जो कि मिलकर क्या दिए थे? सेल थ्योरी दिए थे। अब एक और साइंटिस्ट का नाम साथ में आप याद रखेंगे, वर्च्यू। वर्च्यू 1855 में क्या किया था? एक्सप्लेन द सेल थ्योरी बाय सजेस्टिंग दैट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो देखिए स्क्लेडन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी दिया था उसी को और एक्सप्लेन किसने किया था? तो वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट ने किया था। यानी जो सेल थ्योरी पहले था उसमें और इम्प्रूवमेंट किसने किया था? वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट ने किया था। और उन्होंने क्या कहा था कि जो नया सेल है वो पुराने वाले सेल से बनता है, यानी जो पहले वाला सेल है उसी से जो हमारा नया सेल भी बनता है। यानी कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है, यानी कि जो पहले सेल है उसी से नया सेल बनता है। अगर पूछा जाए किसने कहा था तो आप याद रखिएगा वर्च्यू ने कहा था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पर। तो देखिए जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस धरती पर उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी इस धरती पर आपको जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहा है उसको हमने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है? दो कैटेगरी में। पहला हमारा नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा कौन है? सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी इस धरती पर जितना ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। पहला नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसके नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा नॉन सेलुलर, यानी कि इसमें सेल नहीं होगा। और इसके नाम से भी आपको पता चल जा रहा होगा सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी इसके पास सेल होगा। यानी कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल नहीं है। तो देखिए हम लोग आगे देखते हैं। तो नॉन सेलुलर के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो दैट डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी, यानी इनके पास एक भी सेल नहीं होता है। इसी कारण इनको हम लोग कौन सा ऑर्गेनिज्म कह देते हैं? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा नॉन सेलुलर में क्या है? वायरस। वायरस हमारा क्या होता है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब देखिए जो वायरस है वो लिविंग है या नॉन लिविंग कैसे पता चलता है? कि जो वायरस होता है वो जब शरीर से बाहर रहता है, यानी किसी के बॉडी से बाहर रहता है तो वो नॉन सेलुलर हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो किसी के शरीर में इंटर करता है वो हमारा लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगता है। यानी कि वायरस को हम लोग ना ही लिविंग कह सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं, क्योंकि जब तक ये हमारे शरीर के बाहर आता है तो ये नॉन लिविंग की तरह रहता है, और जैसे ही शरीर के अंदर जाता है क्या हो जाता है? लिविंग की तरह एक्ट करने लगता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा नॉन सेलुलर कौन होते हैं? जिनके पास कोई सेल नहीं होता है। और एग्जाम्पल में क्या याद रखिएगा? वायरस आप याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है कि वायरस लेक्स एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टर ऑफ लाइफ अंटिल दे इंटर अ लिविंग बॉडी। यानी जब तक वायरस किसी लिविंग बॉडी के अंदर इंटर नहीं करता है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव नहीं करता है, यानी उसके अंदर लाइफ नहीं रहता है, वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है जब तक वो शरीर से बाहर रहता है। अब देखिए सेलुलर क्या होते हैं। तो सेलुलर का मतलब ही आपको पता चल गया होगा कि इसके पास तो सेल होगा ही, क्योंकि इसके नाम में ही आ रहा है सेलुलर। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल रहेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह देंगे। देखिए लिखा भी गया है दैट कंटेन आइदर वन और मेनी सेल इन देयर बॉडीज, जैसे कि इसके पास या तो एक सेल या एक से ज़्यादा सेल होगा, उन्हें हम लोग कौन सा ऑर्गेनिज्म कहेंगे? सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, बैक्टीरिया हमारा एक सेल से बना होता है इसलिए इसको हम लोग सेलुलर कहेंगे। प्लांट हमारा बहुत सारे सेल से बना होता है इसलिए ये भी हमारा सेलुलर है। एनिमल्स हो गया, हम लोग खुद हैं,
बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, इसलिए हम लोग कैसा ऑर्गेनिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। अब देखिए जितना भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक हमारा प्रोकैरियोटिक और दूसरा हमारा यूकैरियोटिक। लेकिन इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारा प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। आपको लेक्चर समझ में आया है तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर समझ में आया है या फिर से नहीं आया है, और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए और अपना साइंस आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये चीज़ भी आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। नाम लिखकर लिख दीजिएगा कि मेरा साइंस स्ट्रॉन्ग है या फिर से वीक है। और अगर किसी भी चीज़ में यहाँ पर डाउट बचा है तो उसको भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि आपका एक भी डाउट बचने नहीं दूंगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।